हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, कल के वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट अब अपने रेंज को छोड़ रहा है और एक ट्रेंड रिवर्सल की भी पॉसिबिलिटी है। और आज उसका एक सपोर्टिव फॉलोअप मूव भी हमें देखने को मिला। मार्केट्स थ्रू आउट द डे रेड में रहे। सो अब क्वेश्चन ये है, क्या ये एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन है या एक्सपायरी ड्रिवन मूव है? डेटा क्या कहता है, फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, न्यूज़ क्या कहता है, इस सब को हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आइए सबसे पहले उन फंडामेंटल्स और टेक्निकल रीजंस के बारे में बात करते हैं जो शॉर्ट टर्म और नियर टर्म में मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो नियर टर्म में और मीडियम टर्म में रहने वाला है वो है क्रूड। और क्रूड में एक बार फिर आग लगती हुई दिख रही है। पिछले दिनों कुछ उसमें ड्रॉप देखने को मिला था, लेकिन अब दोबारा से क्रूड ऊपर जा रहा है और 90 से 95 के लेवल के आसपास घूम रहा है। 5% का यहाँ पर राइज भी हमें देखने को मिला एक दिन। और उसकी वजह क्या है कि ईरान वांट्स यूएस ब्लॉकेड लिफ्टेड। सो ईरान ने भी ब्लॉकेड लगाया हुआ है, यूएस ने भी ईरान के ऊपर ब्लॉकेड लगाया हुआ है। सो अब चूंकि एक थोड़ा बहुत डिस्कशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट चल रहा है, तो ईरान ने कहा है कि आप ब्लॉकेड हटाओ और साथ में वॉर कंपेंसेशन भी हमें दो, तब हम हॉर्मोज को खोलेंगे। और जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया कि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और तीसरा जो रीजन है वो है द यूएस स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इज बिलो 300 मिलियन बैरल्स, लोएस्ट सिंस 1983। तो हर कंट्री पेट्रोलियम का रिजर्व रखती है और यूएसए का रिजर्व 1983 के बाद सबसे लोएस्ट लेवल पर चला गया। अब इसका ऑयल प्राइसेस पर इम्पैक्ट क्या होगा? ये रिजर्व कम क्यों हुआ? क्योंकि यूएसए जब ऑयल प्राइसेस हायर होते हैं तो ऑयल नहीं खरीदता है, क्योंकि ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और जब लो लेवल पर ऑयल होता है तब वो खरीदता है। अब देखिए, इसका रिजर्व इतने लो लेवल पर चला गया, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ऑयल प्राइस नीचे आएगा, 82 के आसपास आएगा, अमेरिका खरीदना शुरू करेगा, तो वो वापस से बाउंस बैक कर जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले कुछ महीने तक ऑयल प्राइसेस जब भी नीचे आएगा, अमेरिका खरीदेगा, जो प्राइसेस को ऊपर ले जाएगा। और नेक्स्ट जो इनकी बाइंग होने वाली है वो करीब नवंबर में होने वाली है। और इसके एंटिसिपेशन में जो ऑयल के ट्रेडर्स हैं वो भी जो है बुलिश पोजीशंस बनाएंगे, यानी कि ऑयल वो एक्सपेक्ट करेंगे कि ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। तो इन कारण से ऑयल तो देखिए कम होने वाला नहीं है। और मार्केट्स हो, इकॉनमी हो, कुछ भी हो, वो सब ऑयल से ड्रिवन है। अगर ये ईरान का वॉर रुक भी जाता है, एमओयू हो भी जाता है, तो भी आप नोट करेंगे कि ऑयल के प्राइस $80 से नीचे नहीं आने वाले हैं, जो कि मार्केट्स के लिए, इंटरेस्ट रेट्स के लिए और ख़ास करके हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो रशियन ऑयल का जो तलवार लटक रही है उसका क्या होगा, वो भी एक सोचने वाली बात है। और इसी वजह से अगर आप देखें, एक फेड जो है अब प्राइस हाइक्स की बात कर रहा है। कट्स को भूल जाइए, जो भी होप थी कट्स की वो खत्म हो चुकी है। फेड ऑन होल्ड, पिछले 2 पॉलिसीज से वो रेट्स को होल्ड कर रहे हैं। कंसेंसस हैज शिफ्टेड टू 1 to 2 हाइक्स बाय ईयर एंड। देखिए, एक हाइक तो इस साल होने वाला है, और अगर 2 हो गया तो बहुत बड़ा ये मार्केट के लिए नेगेटिव है, क्योंकि एक हाइक ऑलरेडी मार्केट में प्राइस्ड इन हो गया है। ये भी मार्केट्स पर प्रेशर बनाए रखेंगे। और बॉन्ड मार्केट इसकी तरफ इशारा ऑलरेडी कर रहा है। तो 3rd ईयर यील्ड अबव 5% एंड 10 ईयर अबव 4.6%, बोथ एट लॉन्ग टर्म हाइज। यानी कि बॉन्ड मार्केट बोल रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, तो यील्ड क्यों गिरेगा। और साथ में जो यूएस के इन्फ्लेशन का डेटा आया उसमें ड्रॉप देखने को मिला, तो 4.2 से 3.5, क्योंकि जून में ऑयल ड्रॉप हुआ था तो उसका फ़ायदा देखने को मिला। लेकिन अब इसका बेस लोअर हो गया, यानी कि जो अगला डेटा आने वाला है वो सरप्राइज करने वाला है, और वो हो सकता है कि जो नेक्स्ट फेड पॉलिसी है उसको भी इम्पैक्ट करे। और इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में जो अर्निंग्स अभी आई है, अर्निंग्स द वीकेस्ट क्वार्टर सिंस द पैंडेमिक। अब सोच के देखिए, 2020 में जब इतनी बुरी हालत थी, पैंडेमिक था, उसके बाद से अब तक का वर्स्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। मोतीलाल ओसवाल एक्सपेक्ट्स 379 कंपनी न्यूअर्स
एट -3% ईयर ऑन ईयर, यानी कि 3% का डिक्लाइन देखने को मिला है, वीकेस्ट सिंस सितंबर 2020। अब ध्यान रहे दोस्तों कि कुछ कंपनीज ने रिजल्ट्स अच्छे दिए, लेकिन उन नंबर्स को अगर आप गौर से देखेंगे सो उनके बिजनेस के नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं। अदर इनकम्स इधर उधर से जुगाड़ करके, कॉस्ट कटिंग करके उन्होंने प्रॉफिट्स दिखाए हैं या रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। सो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो कोर बिजनेस है इट इज एक्चुअली गोइंग डाउन। ओके, कोटक सीज निफ्टी 50 पैट एट 9.8%, बट BSE 30 एट 4.8%। सो आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स की कंपनीज 5% के रेट से ग्रो कर रही हैं और कोटक 10% के रेट से ग्रो कर रही हैं। तो ऐसे में पीई करेक्शन की जो हम लगातार बात करते हैं कि निफ्टी का पीई करेक्शन होना ही होना है, वो आएगा और अगले 2 से 3 क्वार्टर में आप देखेंगे कि अच्छा खासा पीई में गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। मेरा पर्सनली मानना है कि हम पीई 16-17 के आसपास निफ्टी में जाएंगे और वहीं पर वो सस्टेन करेगा। और अभी 5400 कंपनीज के अभी भी रिजल्ट्स आने वाले हैं LODR डेडलाइन के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कि फैक्टर्स जो है इकोनॉमी के लिए फेवरेबल नहीं दिख रहे हैं। अब कुछ और फैक्टर्स के बारे में भी बात करते हैं। तो पहला जो इंडियन मार्केट में लेवरेजिंग है वो अब रिकॉर्ड लेवल पर चला गया है। रिटेल इज मोर गियर देन इट हैज एवर बीन। सभी ब्रोकर्स MTF वगैरह सेल कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। सो MTF बुक एट ऑल टाइम हाई 1,45,000, मतलब 1.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई है, जबकि पिछले साल मार्च में ये 68,000 करोड़ की थी। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा लेवरेजिंग पे काम हो रहा है हमारे मार्केट्स में। 74,482 करोड़ सेट्स इन नॉन FNO स्टॉक्स, ये चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि निफ्टी स्टॉक्स और FNO स्टॉक्स में पोजीशन बनाए हैं, सडनली वो गिर रहा है, तो हेज करने के लिए ऑप्शंस ले सकते हैं, पुट ले सकते हैं, फ्यूचर्स ले सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन है। लेकिन अगर वो नॉन FNO का स्टॉक है, मतलब एक तो वहाँ पे वॉल्यूम भी कम है, अगर ब्रोकर ने उसे बेचा फोर्सली तो कोई खरीदार नहीं होगा, मतलब वो सर्किट पे सर्किट मारेगा। तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। A stock locked at lower circuit cannot be sold, so broker exposure gets stuck। और सेबी ने भी इसको नोट किया है और इसके लिए कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ कायदे कानून चेंज किए जाएं। और देखिए, आप सब जानते हैं कोरिया में क्या हुआ, और वहाँ पर बड़े लेवल पर मार्जिन कॉल्स आए क्योंकि लोगों ने लेवरेजिंग का यूज़ करके जो उनके टॉप सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स हैं SK हाइनिक्स और सैमसंग, उसमें पोजीशंस बनाई थी। दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो लगातार देख रहे हैं तो मैंने आपके साथ शेयर किया था काफ़ी महीने पहले कि मेरी भी कोरियन मार्केट से पोजीशन है, SK हाइनिक्स में पोजीशन है। लेकिन दोस्तों, मैं लकी रहा और जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा कि बड़े लेवल पर वहाँ पे लेवरेज्ड बाइंग हो रही है, वहाँ के रिटेल वाले लोन ले लेकर स्टॉक खरीद रहे हैं, और जिस दिन मैंने वो आर्टिकल पढ़ा उसका डेटा मेरे सामने आया, उसके नेक्स्ट डे ही मैंने उस स्टॉक को एग्जिट कर दिया। करीब जून के मिड में मैंने उस स्टॉक को एग्जिट कर दिया था, काफ़ी दुखी होकर, क्योंकि वो कंपनी एक शानदार कंपनी थी, बहुत ही अच्छी कंपनी थी। लेकिन इस लेवरेजिंग के चक्कर में मैंने उस पोजीशन को एग्जिट किया। उसके बाद मुझे रिग्रेट भी हुआ क्योंकि उसके बाद वो और भी ऊपर गया। लेकिन आज मुझे लगता है मेरा डिसीजन सही था। और कभी भी जब रिटेल के लोग लोन लेकर किसी स्टॉक में बड़े स्केल पर खरीदारी करें, वो अच्छा साइन नहीं होता दोस्तों। और आज अगर आप देखेंगे जो लीडिंग हमारे स्टॉक्स हैं निफ्टी के, HDFC, रिलायंस, जियो, इनमें काफ़ी लेवल पर लेवरेज्ड बाइंग हुई और इसीलिए स्टॉक्स जो है पुअर रिटर्न्स दे रहे हैं। सो ये कंपनी यहाँ से भी, जहाँ पर मैंने बेचा मेरा एस्टिमेट था वहाँ से भी डबल होगी। सो लेकिन इस रिस्क की वजह से मैंने एग्जिट किया और आज ये लग रहा है कि वो डिसीजन सही था। और साथ में एक और जो प्रॉब्लम है, जो अभी रिसेंट डेटा आया है, वो है एक्सटर्नल बैलेंस डेफिसिट एंड द रूपी आर द वन प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जो ट्रेड डेफिसिट है एट 5 मंथ हाई पे चल रहा है। तो ये बता रहा है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। लेकिन कुछ हद तक यहाँ पर प्राइसिंग की प्रॉब्लम है, जो क्रूड और गोल्ड ये दोनों काफ़ी एलिवेटेड लेवल पर चल रहे हैं। साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि हम जानते हैं चिप्स वगैरह के प्राइसेस भी बढ़े हैं,
सो इस वजह से ये डेफिसिट बढ़ा है। सो ये क्या इम्पैक्ट करेगा, ये हमारे रुपया पे इम्पैक्ट करेगा, हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट को इम्पैक्ट करेगा और इनडायरेक्टली वो बाकी चीज़ों पर भी सीप इन होगा, वहाँ पर भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सो ये 5 प्रॉब्लम्स जो हैं ये आने वाले 1 से 2 क्वार्टर पर वर्ल्ड वाइड और हमारी इकॉनमी पर डीप इम्पैक्ट करेंगे, जिसमें से ये जो रीज़न है, अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता है तो ये ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा, लेकिन अगर एक भी बड़ा नेगेटिव ट्रिगर आया तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसी का पड़ेगा। और जैसा हमने कोरिया में देखा और गोल्ड में देखा, उसी तरीके का एपिसोड देखने को मिल सकता है। और इसलिए ये बाकी जो 4 फैक्टर्स हैं, इसमें से कोई भी एक बड़ा नेगेटिव फैक्टर अगर आता है तो वो इसको ट्रिगर करेगा। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, कौन सा स्टॉक बाय करना है या सेल करना है और किस प्राइस पर करना है। और इसीलिए हम लेकर आए हैं बुल ट्रैक स्टॉक एक्सरे। बॉडी के एक्सरे की तरह ही बुल ट्रैक स्टॉक एक्सरे किसी भी स्टॉक का रियल हेल्थ चेक करता है। ये 50 से ज़्यादा पैरामीटर्स पर स्टॉक को इवैल्यूएट करके आपको एक क्लियर स्कोर कार्ड देता है, जो बिना किसी कंफ्यूजन के बताता है कि उस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं। साथ ही ये वो प्राइस भी बताता है जिस प्राइस पर आपको स्टॉक को खरीदना या एवरेज करना है। सिर्फ एक क्लिक में ये आपके पूरे पोर्टफोलियो को एनालाइज करके क्लियर रिकमेंडेशंस देता है कि हर स्टॉक में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब कीजिए बुल ट्रैक स्टॉक एक्सरे। अब आइए दोस्तों मार्केट्स की तरफ चलते हैं और मार्केट का डेटा देखते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने CAS की वजह से ये मार्केट डेटा को हमने आपके साथ नहीं शेयर कर रहे थे हम, क्योंकि जिस तरीके से मूवमेंट्स हो रही थी तो इस डेटा का कोई मतलब नहीं था। अब सेबी ने कहा है कि वो कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उन्हें लग रहा है कि कुछ मैनिपुलेशन वहाँ पर हुआ था, ऐसी खबरें मैंने पढ़ी और इस वजह से हमने देखा कि अभी थोड़ी सी स्टेबिलिटी CAS में हमें देखने को मिल रही है। कितने दिन चलेगी ये आगे देखेंगे। सो ये डेटा आज क्या बता रहा है। सो आज 24,471 पे निफ्टी की क्लोजिंग हुई, 112 पॉइंट का फॉल देखने को मिला, करीब 130-140 पॉइंट का फॉल देखने को मिला था। थोड़ी सी रिकवरी वहाँ पर हमें देखने को मिली और वो लेवल्स हम बात करेंगे कि कहाँ से रिकवरी देखने को मिली। अगर हम वॉलेटिलिटी की पिक्चर देखें तो कोई मेजर चेंज वहाँ पर नहीं दिख रहा है और थोड़ा सा माइनर फॉल भी देखने को मिला। विक्स में भी वही पैटर्न देखने को मिला है। पुट कॉल रेशियो में काफ़ी फॉल पिछले दिनों हमें देखने को मिला। सो 1.4 पे हम थे, वहाँ से लगातार ड्रॉप हो रहा, तो ये भी इंडिकेशन है कि अब लगता है जो लॉन्ग्स बने थे वो धीरे धीरे अनवाइंड हो रहे हैं। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स ऐड नहीं हो रहे हैं, हम देख रहे हैं थोड़े थोड़े ऐड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। और प्रीमियम्स को भी अगर आप देखिए सो वो भी मैं कहूँगा कि एवरेज, थोड़ा एवरेज से नीचे की तरफ ही चल रहा है। ये प्रीमियम्स अभी और भी ज़्यादा होने चाहिए थे लेकिन कम चल रहा है। और अगर आज के टर्नओवर की बात करें सो टर्नओवर में एवरेज से थोड़ा ऊपर ही रहा है, सो ये भी कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ध्यान रहे कि जब मार्केट्स ऊपर नहीं जाते हैं और टर्नओवर ज़्यादा होता है तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में सेलिंग हो रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी जितना बुरा होना चाहिए था उतना बुरा नहीं है, तो ये भी एक थोड़ी सी हमें होप दे रहा है। और अगर FIIs की बात करें तो उनके शॉर्ट्स भी जो हैं उसी लेवल पर रह रहे हैं, वो एग्रेसिव शॉर्ट्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं। पिछले अगर कुछ दिनों का डेटा देखें सो मोटा मोटा वो अपने शॉर्ट्स को मेंटेन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा ओपन भी नहीं कर रहे। और इसकी एक बड़ी वजह है कि उनकी जो कैश सेगमेंट में बाइंग की फिगर्स आ रही है। और बाइंग की फिगर्स क्यों आ रही हैं, क्योंकि अगर आप जापान का जो रीज़न मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जापान की करेंसी थोड़ी वहाँ पर स्ट्रेंथन हो रही है और जो येन कैरी ट्रेड है उस पर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, डेटा मैंने आपके साथ दिखाया। और अगर आप रुपया वर्सेस JPY का चार्ट भी देखेंगे तो आपको
वही पैटर्न बताएगा। तो ये एक शॉर्ट टर्म बूस्ट है, कितने दिन चलता है वो देखना है हमें। तो ये डेटा हमें क्या कहानी बता रहा है, अगर हम इसको समराइज करें तो इसमें कोई खास पिक्चर निकल के नहीं आ रही है। बेसिकली ये जो पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है उसी की कंटिन्यूएशन को ये इंडिकेट कर रहा है। इस डेटा पे मैं बहुत ज़्यादा भरोसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ड्यू टू CAS डेरिवेटिव मार्केट्स में पार्टिसिपेशन कम हो गया है और ख़ास करके रिटेल के लोग कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए वो सही पिक्चर को इंडिकेट नहीं कर रहा है। लेकिन कम से कम हम ये कह सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ से हमें नहीं मिल रहा है। अब आइए दोस्तों चार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से क्या क्लूज हमें मिल रहे हैं। तो दोस्तों कल के दिन हमने आपके साथ शेयर किया था कि 24,450 के नीचे क्लोजिंग होगी तो हमें कॉन्फर्मेशन मिलेगा। हमने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि मार्केट को में ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल्स मिल रहे हैं, आप चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं ओपनिंग में, लेकिन हमने ये कहा था कि अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस कम होगा, अगर आप कंफर्मेशन के बाद शॉर्ट करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो आइडियल सोल्यूशन ये है कि आप हेजिंग के साथ शॉर्ट्स ओपन करिए और जब इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो हेजेस को हटा देंगे और ये आपका फिर स्टॉप लॉस बन जाएगा। सो आज अगर आप मार्केट का मूवमेंट को देखें सो एक तरफा मूवमेंट हमें देखने को मिली, कोई मेजर रिकवरी देखने को नहीं मिली, लेकिन इसी लेवल के आसपास से माइनर इसने रिकवरी दिखाई। आप देख सकते हैं ये टेल यहाँ पर हमें दिख रहा है। अब यहाँ से अगर आप देखिए सो टेक्निकली ये लेवल अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, तो कल को हो सकता है एक छोटा मोटा ऐसे ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है, डिपेंड्स ऑन ग्लोबल क्यूज क्या होते हैं। तो अभी भी ये जो लेवल है 24,450 इसको ब्रेक करना है तभी ये मार्केट नीचे आएगा। और हमने आपके साथ शेयर किया कि नेक्स्ट लेवल इसका ये है, अगर ये ब्रेक हो जाता है सो 24,200 पे जाना है। और अभी अगर हम देखें सो 24,000 वर्स्ट केस फिलहाल के लिए हमें दिख रहा है, इससे नीचे जाने की कोई इंडिकेशन फिलहाल के लिए नहीं है। देखिए अगर आप टेक्निकली भी देखें सो इतने लंबे रन के बाद एक इसका करेक्शन हमें मार्केट में नॉर्मली हमें दिखता है, तो ये कोई बहुत बड़ी सरप्राइजिंग और शॉकिंग चीज़ हमें यहाँ पर नहीं दिख रही है। सो फिलहाल के लिए अभी हम ये मान सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, लेकिन शॉर्टर्स के लिए अच्छा रहेगा कि एक ग्रीन कैंडल बना के वापस से नीचे आए, इस लेवल को ब्रेक करे, सो फिर हमें मीनिंगफुल फॉल यहां से देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहां पे खत्म करूं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।